जी नमस्कार। हम आज कोचिंग संस्थानों के या प्राइवेट स्कूलों के व्यथा कथा के लिए आपके सामने थोड़ा सा आए हैं। आज सभी लोगों का एक ही मांग है कि ये प्राइवेट स्कूल वाले, प्राइवेट कोचिंग वाले अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचाएं, यानी फ्री में पढ़ाएं, फ्री में उन्हें रखें, फ्री में उन्हें भोजन पानी दें, फ्री में हर प्रकार की व्यवस्था करें। हमारा एक नम्र निवेदन है आपसे कि आप बताएं, आज जो जेपी यूनिवर्सिटी से एक कंपैरिजन में कर रहा हूं आप लोगों का, उसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का 2019-20 का बजट जो सरकार ने, इस यूनिवर्सिटी ने पारित किया है, वेतन के मद में 285 करोड़ रुपया जयप्रकाश यूनिवर्सिटी 2019-20 में एक वर्ष में अपने स्टाफ को देगा। वेतन के मद में 285 करोड़ 48,95,895 रुपया खर्च करेगा जयप्रकाश यूनिवर्सिटी अपने स्टाफ को वेतन के रूप में। ध्यान रखेंगे कि जेपी यूनिवर्सिटी 2019-20 में 566 करोड़ 12,18,190 रुपये का घाटे का बजट पास किया, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार खर्च करेगी। यानी लगभग 600 करोड़ रुपया जयप्रकाश विश्वविद्यालय में खर्च होता है वर्ष में, इसके रखरखाव, एजुकेशन वगैरह पर। अब ये 600 करोड़ रुपया साल में खर्च होते हैं, लेकिन क्या जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के जो हमारे अच्छे विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय, जगदम कॉलेज कितना दरोगा बनाता है, कितना डीएसपी बनाता है, राजेंद्र कॉलेज कितने दरोगा बनाते हैं, कितने डीएसपी बनाते हैं, राम जयपाल कॉलेज कितना दरोगा डीएसपी बनाता है, जगलाल चौधरी कॉलेज कितना बनाता है। हम सभी कॉलेज की बात कर रहा हूं, क्योंकि कॉलेज में न तो कम्पिटिटिव मैथ होता है, उसकी पढ़ाई, न कम्पिटिटिव जीके जीएस होता है, न रीजनिंग तो आपको भारत सरकार के किसी एजुकेशन में कहीं है ही नहीं। अब आप चाहे वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, आईएएस में तक रीजनिंग है। तो आईएएस की परीक्षा में जब रीजनिंग डाला जाता है, पूरा एक पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट रीजनिंग का पेपर है, ये बच्चे कहाँ से पढ़ के आएंगे? और जब बच्चे को पढ़ने के लिए सरकार रीजनिंग की व्यवस्था कहीं नहीं की है, तो अंततः कोचिंग जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, निजी स्कूल में पढ़ेंगे। और निजी वाले जब एक नया चीज देंगे तो कहां से उनका भोजन चलेगा? सब लोग एक ही बात कह रहा है कि कोचिंग वाले को फी नहीं लेना चाहिए, कोचिंग वाले को किसी प्रकार के जो है बच्चों को सेवा ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। प्राइवेट स्कूल वाले भी जो कुछ है वो भी फी न ले, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना का प्राइवेट स्कूल माफ कर दे, कैसे चलेगा? आप सोचिए, जो जनता बाजार पर कोचिंग खोल के किराया पर पढ़ा रहा है टीचर, बनियापुर में जो शिक्षक पढ़ा रहा है, जलालपुर में जो शिक्षक पढ़ा रहा है कोचिंग खोल के, या फिर माझी में पढ़ा रहा है कोई शिक्षक, आपके बजरंग नगर में बहुत से शिक्षक है जो पढ़ाते हैं, भगवान बाजार जंक्शन पर बहुत शिक्षक पढ़ा रहे हैं, परसा जो है शीतलपुर के पास बहुत से बच्चे शिक्षक लोग पढ़ा रहा है, गांधी चौक पढ़ा रहे हैं। उन शिक्षक को पता कीजिए, मकान मालिक ने किराया कम नहीं किया है। अब वो किराया भी दे,
बिजली विभाग बिजली का अलगे जो है चिट्ठी भेज रहा है। मेरे यहाँ कमर्शियल बिजली है और आप बिजली विभाग से पता कर लीजिए, 7,600 का बिजली बिल आया है और वो कम नहीं होगा। हमारे यहाँ पंखा भी नहीं चला, कूलर भी नहीं चला, कोई बच्चा एक भी नहीं पढ़ा, इसके बावजूद भी 7,600 का बिजली बिल केवल कमर्शियल आया है। परिवार का भी बिजली बिल अलग आया है। तो बताइए, इतना बिजली बिल आ रहा है सरकार, और नहीं तो नेट से आ रहा है नगर पालिका का कि प्रॉपर्टी टैक्स अलग से देना है। यानी आपका मकान छपरा में है तो करीबन व्यवसाय चलाते हैं तो 5500 रुपया वो भी टैक्स दीजिए। 5500 टैक्स का आया है मेरे पास, नेट पर हम दिखा देंगे आपको। इतना ही नहीं बल्कि व्यवसाय कर जो है, जिसको पेशा कर कहते हैं, वो अलग जमा करना है। तो इनकम टैक्स भी आपको चिट्ठी आ गया है कि दीजिए, इनकम नहीं है लेकिन कम से कम आपको इनकम टैक्स 2.5-3 लाख रुपया देना है। कहाँ से देगा? बिजली का बिल देना है, कोचिंग वाला कहाँ से देगा? पेशा कर कहाँ से देगा? प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से देगा? तो ये सारे टैक्स जो है कोचिंग वाले, प्राइवेट स्कूल वाले भरे और आय है नहीं, समाज भड़काने का काम कर रहा है। एक निवेदन है कि जब 600 करोड़ रुपया का बजट जेपी यूनिवर्सिटी का है और सभी सरकार देता है, सरकार कहाँ से लाएगा? जनता का है। एक रिक्शा वाला अगर सिगरेट भी पीता है ना बाबू, तो उसका टैक्स कटता है, वो पैसा सरकार के पास जाती है, वो पैसा फिर आता है उसी प्रोफेसर के पास। आपको जगदम कॉलेज के प्रोफेसर का वेतन जानते हैं कितना है? एक डिपार्टमेंट में चले जाइए, एक प्रोफेसर का मासिक तनख्वाह 2,35,000 है। 2,35,000 रुपया उठाकर एक प्रोफेसर क्या पढ़ाता है? एक केवल डिपार्टमेंट हिस्ट्री में चले जाइए, पॉलिटिकल साइंस में चले जाइए तो 6 प्रोफेसर पढ़े हैं, 3-4 प्यून पढ़ा हुआ है, 1-2 बड़ा बाबू उसमें पढ़े हुए हैं। उनका वेतन अगर जोड़ेंगे आप ना, तो जोड़ जाड़ कर एक डिपार्टमेंट का वेतन हो जाता है कम से कम 30 करोड़ रुपया। अब 30 करोड़ रुपया अगर वो उठाते हैं, क्या शिक्षा देते हैं? मैं उनकी शिकायत करने नहीं आ रहा हूं, लेकिन इस कोरोना काल में उनसे भी उम्मीद कीजिए ना आप कि वो अपना वेतन छोड़ दें। वो वेतन जो है सरकार के नहीं बल्कि जनता में खर्च कर दें। अपने अपने डिपार्टमेंट में वो प्रोफेसर लोग लगाए और लगाकर बांटना शुरू कर दें। न पोस्ट मास्टर वेतन कम कर रहा है, न पुलिस स्टाफ वेतन कम कर रहा है, न डॉक्टर वेतन कम कर रहा है। तो ये मरे केवल कोचिंग वाले और स्कूल वाले। आपके सैलून के दुकान से नहीं फैलेगा कोरोना, आपके किताब के दुकान से नहीं फैलेगा, चाय के दुकान से कोरोना नहीं फैलेगा। आप छपरा साहबगंज बाजार में जाके देखो कितनी भीड़ है, कहीं सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है, सब जगह भीड़ है, सब जगह हुजूम है। यानी अगर लेकर चलिए आप थाना चौक से और मौना चौक होकर सारा ढाला आ जाइए तो निश्चित ही बहुत से आपको लोग मिले जो आपको जबरन धक्का मार दे रहे हैं। वहां कोरोना नहीं फैल रहा है और ये निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, यहाँ कोरोना फैल रहा है। ध्यान रखिए, कभी भी शिक्षक आप एक प्रमाण बता दीजिए कोई भी व्यक्ति कि भारत का किसी भी स्कूल में कोरोना फैला हो स्कूल के कारण, भारत के किसी भी आपके विद्यालय में कोरोना फैला हो विद्यालय के कारण नहीं। निजी वाले भी डरते हैं कि उनके बच्चे अगर बीमार पड़ गए तो कल कैसे आएंगे, इसलिए कोचिंग की ऐसा नहीं कि जिम्मेवारी नहीं, उनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है, स्कूल की भी पूरी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि कम से कम समाज के लोग कोचिंग वाले को, टीचर को, प्राइवेट स्कूल वाले को इरिटेट मत कीजिए। माथा पागल करके लोगों ने रख दिया है बाबू, क्या बता, क्या हम लोग तैयारी नहीं किए? क्या हम लोगों की डिग्रियां वैसी नहीं है? हमने भी आईएएस का परीक्षा दिया, सफल भी हुए, पूर्ण सफल नहीं हुए, चाहे आरक्षित में नहीं आते थे या योग्यता का थोड़ा अभाव रहा होगा। मेरा भी 284वां रैंक था ऑल ओवर इंडिया में, और 284वां रैंक होने के बाद भी 2001 में 281 सीट की ही सरकार ने बहाली लिया। मेरा लास्ट चांस था बाबू, मैं छट गया। छोटी नौकरी भी मेरी हुई, छोटी नौकरी से पेट भर नहीं सकता था और बड़ी नौकरी के मैं लायक नहीं रहा।
अब मजबूरन हम जैसे लोग कोचिंग चलाकर अपना भरण पोषण कर रहे हैं, परिवार के सामने जी रहे हैं और खा रहे हैं। क्या कटोरा लेकर हम भी भीख मांगे? ध्यान रखिएगा, फटी हुई लुंगी घर में पहनते हैं हम लोग, लेकिन क्लास में आते हैं तो अच्छे शर्ट पहन कर आते हैं कि आज के प्राइवेट के युग में अगर अच्छा शर्ट पहन कर नहीं आएंगे तो बच्चों पर प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, घर में भोजन नहीं मिला है बहुत सारे शिक्षकों को, लेकिन बच्चों के सामने आकर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं शिक्षक हमारे। हमने देखा है कि भूख प्यास से तड़पते हुए शिक्षक आता है, बस पर लटक कर आता है, बैठ कर आता है, गलियों में पैदल हमारे शिक्षक चलते हैं और तब यहाँ पहुँच कर देह झाड़ लेते हैं और विद्यालय में बैठकर और बच्चों के सामने कहते हैं कार से आए थे, पैदल आकर भी। तो ऐसे शिक्षकों को क्यों आप चाहते हो कि जो समाज के लिए रियल में अच्छा काम कर रहा है वो तार तार हो जाए? आप दिल्ली में जाओगे शिक्षक की शिकायत नहीं होती है, केरल में शिक्षक की शिकायत नहीं होती है, पंजाब में शिक्षक की शिकायत नहीं होती है, गोवा में भी गया हूं, गोवा में भी शिक्षक को अत्यधिक सम्मान दिया जाता है बंधु। लेकिन बिहार की ऐसी भूमि है, छपरा की ऐसी भूमि है जहां शिक्षकों को तार तार किया जाता है और शिक्षक और शिष्य के बीच लड़ा दिया जाता है। हमारे घरों में भी शिक्षक की शिकायत होती है, कौन मास्टर पढ़ाता है तुमको, और ऐसे करके बच्चे जो है शिक्षक के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते हैं। समाज में जब चलेंगे किस कोचिंग में पढ़ते हो, रिक्शा वाला भी कहता है उस कोचिंग में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। कोई भी कोचिंग हो, छपरा का हो, बिहार का हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं। आपके बस वाले भी शिकायत करते हैं कि कोचिंग में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। टमटम वाले भी शिकायत करते हैं, किताब के दुकान पर पहुंच जाओ बंधु, वहां भी देखोगे वो भी कहेगा अरे किताब लेके पढ़ लो, कोचिंग में कहां जाते हो, प्राइवेट स्कूल में कहां जाते हो, मत पढ़ो। ध्यान रखेंगे, हमारे घरों में, हमारे समाज में ही शिक्षक का इतना ज्यादा अपमान किया जाता है कि बच्चे चाह के भी उसका सम्मान नहीं करते। और जब बच्चे चाह कर भी उसका सम्मान नहीं करते हैं तो शिक्षक का भी दिल टूटता है, वो चाह कर के भी मुस्कुराते हुए आंसू बहाने के लिए बाध्य हो जाता है। वो चाहता है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बढ़िया रिजल्ट दें। हाँ ठीक है, कुछ झूठ का सहारा लेता है। वो अगर कह दे कि आप फेल कर जाओगे, आप असफल हो जाओगे, आप सक्सेस नहीं होगे, आपकी बहालियां नहीं आएगी, तो वैसी स्थिति में कोई भी बच्चा तैयारी नहीं करेगा। इसलिए अच्छी तैयारी के लिए वो हमेशा ही कहता है नहीं बाबू तुम तैयारी करो, तुम पास करोगे। वो झूठ बोलकर भी ललकारता है बहाली आने वाली है। वो कहता है तुम बहुत तेज हो, अच्छे करोगे। वो झूठ बोलकर भी कहता है तुम्हारे अंदर जो है अच्छे क्वालिटी भरी हुई है, इसलिए कि आपका बच्चा, देश का बच्चा, बिहार का बच्चा, छपरा का बच्चा अच्छा करे, इस प्रमंडल के बच्चे अच्छे करें, अच्छे नाम रोशन करें। मैं भी पिछले 20 सालों से यही किया हूं और कमजोर से कमजोर बच्चा को भी, ठेला पर लिट्टी बेचने वाले बच्चे का भी, आपके सामने प्रमाण है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि ठेला पर लिट्टी बेचने वाले बच्चे को भी हम लोग ललकार कर डीएसपी बनाए हैं। साइकिल के टायर साट कर अपना जीवन चलाने वाले को भी आईएएस निकाल कर डीएम बनाए हैं हम लोग। तो अब और कितना मोटिवेशन आप चाहते हैं हमसे? कॉलेज वाले ये नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप कैसे अभिभावक हो, आप कैसे समाज के लोग हो, कैसे राज्य के लोग हो, देश के लोग हो, कि शिक्षक के अंतरात्मा में कभी झांकने का प्रयास नहीं करते हो कि शिक्षक कितना परेशान जीता है। वो मांग भी किसी से नहीं सकता, हाथ भी नहीं पसार सकता है। हमारे बहुत से विद्यार्थी जो सक्सेस है, आज डीएसपी के पद पर है, दरोगा के पद पर है, इंस्पेक्टर के पद पर है, वे सभी फोन कर रहे हैं कि सर कुछ पैसे चाहिए क्या? बाबू, आज इस कलयुग में पैसा ऐसी चीज है ना कि कहीं भी निकलो बिना पैसे का, आपको भिंडी वाला अगर 6 रुपए किलो भिंडी दे रहा है ना, 5 रुपया दोगे आपको हाथ से भिंडी छीन लेगा या 4 भिंडी उतार लेगा। ये नहीं कहेगा कि आप स्टडी पॉइंट के डायरेक्टर हो, नहीं छीने नहीं रखेगा, वो उतना भिंडी कम कर देगा। और वैसी स्थिति में हम लोग नहीं मांगते हैं बच्चों को, सीधे कहते हैं कि बाबू हमें पैसा नहीं चाहिए, काम चल रहा। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है सरकार से भी, नीतीश जी से भी,
कि कम से कम इन कोचिंग वालों को, मेरा नहीं सुनिए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो बजरंग नगर के कुछ कोचिंग वाले हैं, हमारे पुछरी बाजार के कोचिंग वाले हैं, हमारे बनियापुर के कुछ कोचिंग स्कूल वाले हैं, हमारे माझी के कोचिंग स्कूल वाले हैं, जलालपुर के हैं, परसा शीतलपुर के हैं, दिगवाड़ा के हैं, गरखा के कोचिंग वाले हैं, हमारे जो भेल्दी के कोचिंग वाले हैं, हमारे अमनौर के कोचिंग वाले हैं, या पूरे बिहार के जितने भी कोचिंग वाले हैं या स्कूल प्राइवेट चला रहे हैं, छोटे स्कूल है, उनका दून जैसा बड़ा स्कूल नहीं है, उनका ब्रज किशोर जैसा बड़ा नहीं है, पूंजीपति नहीं है, उनका जो है माउंट कॉर्वेल जैसे स्कूल नहीं है, उन लोगों के पास जीने और खाने की समस्या हो गई है। इन बातों को समझिए और समझकर उन लोगों को जो है हितों का संवर्धन कीजिए, उनका हित मत होने दीजिए, उन पर डंडा मत चलाइए। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एक सीख जरूर जनता को दीजिए कि जब 600 करोड़ रुपया का खर्च करके जेपी यूनिवर्सिटी एक डीएसपी नहीं बना सकता, हम लोग तो 5-10 हजार रुपया लेकर वर्दी चढ़ाते हैं। हजारों हजार पुलिस में लोगों को भेज चुके हैं, 1000 से अधिक दरोगा बना चुके हैं, 50 से अधिक तो हम लोग डीएसपी रैंक लोगों को भेज चुके हैं, सैकड़ों इंस्पेक्टर बना चुके हैं, इनकम टैक्स अधिकारी भी अनेक बना चुके हैं। इतने ऑफिसर्स के लिए हम लोगों को जितनी क्षमता थी उस क्षमता को पूरी की पूरी लगा दिए हैं, झोंक दिए हैं। बुराइयां हम लोगों में भी थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन कोई शिक्षक का बताओ, चाहे सरकारी हो प्राइवेट, क्या बच्चों के सामने खैनी खाता है? नहीं खाता है। वो छुपकर बाथरूम में जाकर खैनी मल के धीरे से छुपाकर दाब लेता है। ठीक है, उसमें बुराइयां बहुत ज्यादा आ चुकी है, लेकिन अभी इतनी भी बुराई नहीं है शिक्षक में जितना आप कहते हो। शिक्षक में अगर ह्यूमन एरर भी कुछ है तो वो छुप कर अपने एरर को पूरा करता है, वो आंख से छुपा कर कोई गलत काम को पूरा करता है, वो नजरों से बचकर किसी गलत काम को पूरा करता है, वो अपने हृदय की आवाज को भी मार लेता है। तो इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आप सब कम से कम, चाहे वो प्राइवेट शिक्षक हो या कोचिंग वाला हो, उसको सपोर्ट कीजिए, उसके विरोध में मत जाइए, उसके खिलाफ मत जाइए। वो आपके लिए ही जीता है, आपके लिए ही मरता है। और शिक्षक और छात्र के जो संबंध प्राचीन काल मध्य काल में मजबूत रहे हैं, किसी कारणवश आप उसे समाज के दबाव में आकर तार तार मत होने दीजिए। और जहां भी पढ़ते हो, जिस शिक्षक के पास पढ़ते हो, उन शिक्षक से इस समय मिलिए कि सर इस कोरोना काल में आपका जीवन कैसे चल रहा है। चाहे आप जॉब में चले गए हो या जॉब में नहीं गए हो, जो चले गए हैं उनको भी अपने पूर्व के शिक्षक को याद करना चाहिए, और जो जॉब में जाने वाले हैं उनको भी याद करना चाहिए, मिलना चाहिए। इमीडिएट घर से निकलकर मिलना चाहिए, गाड़ी से नहीं चाहिए, साइकिल से चाहिए, चलकर आइए और मिलिए और उनसे समाचार लीजिए, जिस जिस संस्था में आप हो, जिस जिस स्कूल में हो, कि सर कैसा चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है और आगे की हमें सफलता के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, ये जरूर आप ध्यान रखिए। ठीक है, आपको नम्र निवेदन, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप थोड़ा भी अन्यथा न लें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि कम से कम शिक्षक के दर्द को लोग समझे कि वो कितना समर्पित अपने बच्चों के प्रति होता है। धन्यवाद जी, नमस्कार। बहुत ज्यादा हमें तकलीफ हो रही है समाज के लोगों द्वारा इस प्रकार के प्रतिक्रिया करने पर, और उसमें भी छात्र जैसे जो सबसे प्रिय होते हैं, जिसके लिए शिक्षक अपना परिवार, अपना समाज, अपना संबंधी, अपना संस्कार, अपना धर्म, अपनी मन की ईगो सबको भूलकर, और बच्चों के जीवन के लिए शिक्षक के अंदर भी ईगो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, सारे को भूलकर आपके हितों के संवर्धन के लिए शिक्षक 100% समर्पित होने का प्रयास करता है। अगर उस शिक्षक की, चाहे वो कोई भी शिक्षक हो, थोड़ी भी अनादर होता है, दिल टूट जाता है, आत्मा हिल जाती है और प्रभु भी दुखी हो जाता है कि हमने इस शिक्षक को धरती पर अपने स्वरूप के रूप में भेजा है, जो रियल में समाज को जाकर गढ़े और उसे दिशा देने का प्रयास करे। तो कृपया शिक्षक और छात्र के संबंध को मजबूत बनाने के लिए मदद करें, और इस समय में जरूर जहां जहां जो विद्यार्थी है उस अपने शिक्षकों से मिले। धन्यवाद।